Hi friends, I am Dr. Ritika and you are watching this video on AllyLearn. In this video lecture, we'll be analyzing groups of order p²q. So we have a result which says that if G is any group of order p²q where p and q are distinct primes, then G has a normal silo subgroup. So what does that mean? It means that अगर मेरे पास कोई ग्रुप G है जिसका ऑर्डर p²q है where p and q are primes, then G will have a normal silo subgroup. G में मेरा एक normal silo subgroup होगा. So that means there would exist a subgroup H which will be a silo subgroup and it will be normal in G. Now मुझे पता है कि साइलो सबग्रुप नॉर्मल कब होता है. साइलो सबग्रुप नॉर्मल तब होता है जब वो यूनिक होता है, राइट? तो अब मुझे ये फाइंड आउट करना है कि क्या मेरा कोई साइलो सबग्रुप यूनिक है, क्योंकि अगर मेरे पास कोई साइलो सबग्रुप यूनिक होगा देन दैट मीन्स इट विल बी नॉर्मल इन जी. जब भी इस तरीके का कुछ भी रिजल्ट या क्वेश्चन आता है, वी मस्ट कीप इन माइंड कि जब हम साइलो सबग्रुप्स की बात कर रहे हैं सो पहले हमें उनकी एग्जिस्टेंस देखनी कि कौन कौन से साइलो सबग्रुप्स एग्जिस्ट कर रहे हैं. सो बाय लुकिंग एट द ऑर्डर ऑफ जी हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन कौन से साइलो सबग्रुप्स मेरे एग्जिस्ट करेंगे. जैसे कि यहाँ पे ऑर्डर ऑफ जी जो है दैट इज p²q. तो मुझे पता है p और q दो प्राइम्स हैं जो मेरे ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड कर रहे हैं. सो बाय साइलोस फर्स्ट थ्योरम साइलो p सबग्रुप भी एग्जिस्ट करेगा और साइलो q सबग्रुप एग्जिस्ट करेगा. तो जॉन जॉन से प्राइम मेरे ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेंगे वो वाले सारे साइलो सबग्रुप्स एग्जिस्ट करेंगे. सो दैट मीन्स बाय साइलोस फर्स्ट थ्योरम आई नो साइलो p सबग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है एंड आई ऑल्सो नो कि साइलो q सबग्रुप भी एग्जिस्ट कर रहा है, राइट? अब जो मेरा साइलो p सबग्रुप है उसका ऑर्डर क्या होगा. सपोज मैंने उसको p ले लिया, कैपिटल P. तो ऑर्डर ऑफ दिस सबग्रुप, ऑर्डर ऑफ अ साइलो p सबग्रुप क्या होगा. ऑर्डर ऑफ साइलो p सबग्रुप निकालने के लिए हम ये चेक करेंगे कि p की मैक्सिमम पावर जो है जो ऑर्डर ऑफ g को डिवाइड कर रही है वो कौन सी है. ऑलराइट, सो वी कैन सी p² जो है इट इज द मैक्सिमम पावर ऑफ p दैट इज डिवाइडिंग ऑर्डर ऑफ g. सो दैट मीन्स इसका ऑर्डर होगा p². ओके, सिमिलरली साइलो q सबग्रुप मैंने q ले लिया और इसका ऑर्डर क्या होगा. q का जो मैक्सिमम पावर है जो मेरा ऑर्डर ऑफ g को डिवाइड कर रहा है, सो दैट इज q टू द पावर ऑफ 1. सो ऑर्डर ऑफ q जो है वो होगा q. सो बाय साइलोस फर्स्ट थ्योरम मुझे ये पता है कि साइलो p सबग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है जिसका ऑर्डर p² होगा और साइलो q सबग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है जिसका ऑर्डर q होगा. लेकिन मुझे दिखाना क्या था, मुझे ये दिखाना है कि मेरे पास G में एक नॉर्मल साइलो सबग्रुप है, यानी या तो साइलो p सबग्रुप नॉर्मल होगा या साइलो q सबग्रुप मेरा नॉर्मल होगा या दोनों भी हो सकते हैं. नाउ साइलो p सबग्रुप जो है वो मेरा नॉर्मल होगा, इसका क्या मतलब हुआ कि वो मेरा यूनिक होगा. या साइलो q सबग्रुप नॉर्मल कब होगा, जब वो मेरा यूनिक होगा. सो दैट मीन्स मेरा नेक्स्ट स्टेप अब क्या होगा कि कितने साइलो p या साइलो q सबग्रुप एग्जिस्ट करते हैं ये फाइंड आउट करें. सो नाउ कितने साइलो p या साइलो q सबग्रुप होंगे वो हम हमेशा साइलोस थर्ड थ्योरम से फाइंड आउट करते हैं. ओके, सो एट दिस स्टेप नाउ बिकॉज आई वांट टू फाइंड आउट कि मेरे G में नॉर्मल साइलो सबग्रुप है या नहीं, मुझे ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कितने साइलो सबग्रुप्स हैं. क्या मेरा कोई साइलो सबग्रुप यूनिक आ रहा है, क्योंकि नॉर्मेलिटी और यूनिकनेस ये मेरी इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है. अगर नॉर्मल है तो वो यूनिक होगा और अगर यूनिक है तो वो नॉर्मल होगा. सो दैट मीन्स अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो मेरा है साइलोस थर्ड थ्योरम लगाने का. सो साइलोस थर्ड थ्योरम लगाने से पहले आई विल टेक अ कंडीशन ऑन p एंड q, क्योंकि p और q जो है वो मेरे कोई भी प्राइम्स है, डिस्टिंक्ट प्राइम्स है, राइट? तो या तो p मेरा q से छोटा होगा या q p से छोटा होगा, राइट? सो अकॉर्डिंगली आई विल टेक टू केसेस. So case 1 में I will assume that P is greater than Q and then in case 2 I will take Q is greater than P. Okay, so now because P is greater than Q तो मैं साइलोस थर्ड थ्योरम में नंबर ऑफ साइलो P सबग्रुप्स एक्सप्लोर कर रहे हो. ओके, सो नंबर ऑफ साइलो P सबग्रुप्स जो होंगे दे विल बी व्हाट,
According to Silo's third theorem, number of Silo P subgroups would be 1 plus Kp such that Np जो है ये मेरा डिवाइड करेगा. So P के अलावा जो मेरे पास है that is only Q here and only one power of Q. So that means Np divides Q. Okay. So now because Q is a prime, that means the only possibility for Np can be either 1 or Q. Np या तो 1 होगा या Q होगा. So अगर Np 1 है, so that means मेरे पास एक ही साइलो P सब ग्रुप है. So यानी साइलो P सब ग्रुप यूनिक है. इसका मतलब ये जो मेरा साइलो P सब ग्रुप है P, ये मेरा नॉर्मल हो जाएगा and I'm done. So let us see क्या मेरा NPQ हो सकता है. So let us figure out that. So if NP is equal to Q, अगर NPQ है that means 1 plus Kp जो है वो मेरा Q है, right? 1 plus Kp मेरा Q है, लेकिन P तो मेरा जो है वो Q से बड़ा है. So is it possible if P is greater than Q, how can 1 plus Kp be equal to Q? So that means this is a contradiction to P greater than Q. So that means this particular case जो हमने लिया है, this is not possible. So that means ये possible नहीं है. That means the only possible case is NP is equal to 1. So when I say NP is equal to 1 is the only possible case, इसका क्या मतलब हुआ कि साइलो P सबग्रुप जो है वो यूनिक है, right? और जब साइलो P सबग्रुप मेरा यूनिक है, so that means it will be normal. So that means that P is normal in G. So that means we have proved that कि अगर P मेरा Q से बड़ा है तो मेरा G में एक normal साइलो सबग्रुप है. So इस केस में तो है. So let us now move on to case 2. So now in case 2, I will assume that P is less than Q. That means Q is greater than P. So now in this case, I will explore the number of साइलो Q subgroups. अब number of साइलो Q subgroups कितने हैं? So by Silo's third theorem, NQ would be what? 1 plus KQ such that NQ divides, now Q के अलावा I have P square. So that means NQ divides P square. Now because P is a prime and NQ divides P square, that means possible values of NQ can be 1, P or P square. ये मेरी possible values हैं NQ की. तो let us see, अब हम ये एक एक करके तीनों cases explore करेंगे कि NQ 1 होगा तो क्या होगा, P होगा तो क्या होगा और P square होगा तो क्या होगा. So I need to see क्या हर केस में मेरे पास G में एक नॉर्मल साइलो सबग्रुप आ रहा है या नहीं आ रहा. So now if NQ is equal to 1, तो अगर NQ मेरा 1 है, so इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब साइलो Q सबग्रुप जो है वो मेरा यूनिक है, राइट? इसका मतलब ये जो मैंने कैपिटल Q लिया था ये मेरा यूनिक है. सो दैट मीन्स कैपिटल Q इज नॉर्मल इन G बिकॉज यूनिकनेस एंड नॉर्मैलिटी ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन होती है मेरी साइलोज में, राइट? सो दैट मीन्स Q इज नॉर्मल इन G. सो दैट मीन्स इन दिस केस, ये जब मेरा केस है NQ इज इक्वल टू 1, तो भी मेरे पास G में एक नॉर्मल सबग्रुप आ रहा है. लेट अस एक्सप्लोर द नेक्स्ट केस नाउ. अगर मेरा NQ जो है वो P है तो क्या होगा? अगर NQ P है that means 1 plus KQ मेरा P है, right? But again Q तो मेरा P से बड़ा है, तो फिर how can P be equal to 1 plus KQ, right? So that means this is also a contradiction because Q is greater than P. So this is not possible. ये मेरा possible नहीं है. So that means this case is not possible. So NQ cannot be equal to P. So last case that I need to see is if NQ is equal to P square. अगर NQ P square होगा तो क्या होगा? NQ क्या है? 1 plus KQ. So 1 plus KQ is equal to P square. So this implies KQ is equal to P square minus 1. So this implies Q divides P square minus 1, right? Q मेरा P square minus 1 को divide कर रहा है. Now P square minus 1 का क्या मतलब हुआ? So that means Q divides P minus 1, P plus 1, right? अब because Q is a prime, so if Q is a prime that divides AB, then that means Q divides either A or B.
So that means that Q divides P minus 1 or Q divides P plus 1. ओके, तो या तो Q मेरा P minus 1 को डिवाइड करेगा या Q जो है वो मेरा P plus 1 को डिवाइड करेगा, पर Q तो मेरा P से बड़ा है, सो ऑब्वियसली Q P minus 1 को तो डिवाइड नहीं कर सकता, राइट? सो दिस implies Q does not divide P minus 1. So that means that we are only left with Q divides P plus 1, right? Now Q is a prime, P is a prime, Q is greater than P, and when I say Q divides P plus 1, so the only possibility left is Q जो है वो मेरा 3 है और P जो है मेरा 2 है. इसके अलावा कोई भी मेरा प्राइम का कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं है जिसके लिए ये ट्रू होगा. That means that we are left to proving that अगर मेरा ऑर्डर ऑफ G जो है वो 2 square into 3 p²q, ओके, अगर वो मेरा ये है यानी इट इज 12, तो अब मुझे सिर्फ इतना दिखाना है कि अगर ऑर्डर ऑफ G मेरा 12 है तो भी G में एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा, राइट? सो लेट अस सी, क्या जब मेरा ऑर्डर ऑफ G 12 है तो इसमें नॉर्मल सब ग्रुप होगा या नहीं होगा? अगेन, अब क्योंकि सिर्फ इस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए दिखाना है तो दोबारा इट्स लाइक स्टार्टिंग ऑल ओवर अगेन, ठीक है? दोबारा से साइलोस फर्स्ट थ्योरम लगाएंगे, देखेंगे कौन कौन से साइलो सब ग्रुप्स एग्जिस्ट कर रहे हैं और फिर उनमें से देखेंगे कि यूनिक आ रहे हैं या नहीं आ रहे. ओके, सो बाय साइलोस फर्स्ट थ्योरम, साइलो 2 सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा क्योंकि 2 इज अ प्राइम दैट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G. साइलो 3 सब ग्रुप भी मेरा एग्जिस्ट करेगा क्योंकि 3 इज अ प्राइम दैट इज डिवाइडिंग ऑर्डर ऑफ G. साइलो 2 सब ग्रुप वाले को मैंने P ले लिया, तो ऑर्डर ऑफ P जो होगा वो मेरा मैक्सिमम पावर ऑफ 2 यानी 2 स्क्वायर, सो इट विल बी 4. साइलो 3 सब ग्रुप को मैंने Q ले लिया, सो Q का जो ऑर्डर है दैट विल बी मैक्सिमम पावर ऑफ 3 दैट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G, दैट इज 3 टू द पावर ऑफ 1, सो इट विल बी 3. ओके, नाउ साइलोस थर्ड थ्योरम में यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ टू सी कि साइलो 3 सब ग्रुप कितने होंगे. सो N3 जो है वो होगा 1 plus 3k such that N3 divides 2 square, so N3 divides 4. So this means that N3, अब जब मैं k को 0 लूंगी तो I'll get N3 is equal to 1, so that means 1 divides 4. So N3 can be 1, or when I take k is equal to 1, it will be 4 and 4 divides 4. So it can be 1 or 4. So N3 या तो 1 होगा या 4 होगा. So if N3 is equal to 1, अगर N3 1 है तो यानी साइलो 3 सब ग्रुप जो है वो यूनिक है, राइट? और अगर यूनिक है तो वो नॉर्मल भी होगा. So that means in this case Q is normal in G. So let us explore जब N3 4 होगा तो क्या होगा. So if N3 is equal to 4, जब N3 4 है इसका मतलब क्या हुआ कि G में 4 साइलो 3 सब ग्रुप्स हैं, right? So that means G has 4 साइलो 3 सब ग्रुप of order 3. Now एक सब ग्रुप of order 3 में 2 एलिमेंट्स होते हैं order 3 के, okay? एक सब ग्रुप of order 3 will have 2 elements of order 3. So 4 silo subgroups of order 3 will have 8 elements of order 3, right? So that means G has 8 elements of order 3. अब G में अगर 8 elements है order 3 के, टोटल मेरे एलिमेंट्स कितने हैं G में 12, जिसमें से 8 एलिमेंट्स का ऑर्डर 3 है, तो ऑब्वियसली वो साइलो 2 सब ग्रुप में तो है नहीं. तो साइलो 2 सब ग्रुप में मेरे जो बाकी के 4 एलिमेंट्स बचे हैं वो मेरे साइलो 2 सब ग्रुप में होंगे, राइट? लेकिन साइलो 2 सब ग्रुप का ऑर्डर क्या है 4, तो मेरे पास 4 ही एलिमेंट्स बचे हैं, तो वो एक ही सब ग्रुप में अकोमोडेट हो सकते हैं, राइट? सो दैट मीन्स साइलो 2 सब ग्रुप मेरा यूनिक ही हो सकता है. सो दैट मीन्स अगर मेरे पास N3 4 है तो साइलो 2 सब ग्रुप मेरा यूनिक होगा. ओके, लेट मी जस्ट रिपीट इट वंस अगेन. मैंने ये कहा कि क्योंकि मैंने ये केस लिया है N3 is equal to 4, दैट मीन्स G में 4 साइलो 3 सब ग्रुप्स हैं ऑफ ऑर्डर 3. एक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 में 2 एलिमेंट्स होते हैं ऑर्डर 3 के. तो अगर 4 साइलो सब ग्रुप्स हैं, so that means 4 into 2 which is 8. So G में 8 एलिमेंट्स होंगे ऑर्डर 3 के. ओके,
अगर G में 8 एलिमेंट्स ऑर्डर 3 के हैं, इसका मतलब रिमेनिंग एलिमेंट्स कितने हो गए? 12 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 4. तो ये जो 4 एलिमेंट्स हैं, ओके, सो दैट मीन्स 1 साइलो 2 सब ग्रुप जो है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं? हैज 4 एलिमेंट्स, राइट, क्योंकि उसका ऑर्डर जो है वो 4 है, और क्योंकि मेरे पास रिमेनिंग एलिमेंट भी 4 ही है, इसका मतलब देयर इज ओनली 1 साइलो 2 सब ग्रुप. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ P is unique, right? This implies इस केस में P मेरा नॉर्मल है G में. So that means चाहे मेरा, अगर मेरा N3 1 था तो मेरा Q नॉर्मल था, और अगर N3 4 है तो P नॉर्मल है. यानी किसी भी केस में मेरे पास G में एक नॉर्मल साइलो सब ग्रुप आ रहा है. So this is what our result was. हमारा रिजल्ट यही था, जो वो रिजल्ट ही कह रहा था कि अगर ऑर्डर ऑफ G p²q है तो G में एक नॉर्मल सब ग्रुप, नॉर्मल साइलो सब ग्रुप जरूर होगा. और अब हमने यहाँ पे दिखा दिया कि हर केस में मेरे पास नॉर्मल सब ग्रुप आ रहा है. इस तरीके के रिजल्ट से एक्चुअली हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है अपने ग्रुप G के बारे में. सो जस्ट बाय लुकिंग एट द ऑर्डर ऑफ G हमें काफी इंफॉर्मेशन मिल जाती है G के बारे में. इसमें किस तरीके के सब ग्रुप्स होंगे, कितने होंगे, उनमें से कौन से कॉन्जुगेट्स होंगे एक दूसरे के. सो ये सारी इंफॉर्मेशन बेसिकली हमें साइलोज थ्योरम और काफी सारे और रिजल्ट्स जो हमने ग्रुप थ्योरी में पढ़े हैं उनको अप्लाई करके वी गेट टू नो अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट ग्रुप्स दैट वी आर कंसिडरिंग. सो टू मूव ऑन आई विल टेक वन सच ग्रुप. एक ऐसा हम ग्रुप डिस्कस करेंगे जिसमें मैं सिर्फ आपको एक ऑर्डर बताऊंगी और आपको मुझे ये बताना होगा कि उस पर्टिकुलर ऑर्डर के कितने तरीके के ग्रुप्स एक्चुअली एग्जिस्ट कर सकते हैं. Suppose now my question is to determine groups of order 99. इसका मतलब मुझे ये फाइंड आउट करना है कि इस पर्टिकुलर ऑर्डर के मेरे कितने ग्रुप्स एग्जिस्ट कर सकते हैं. When I say कितने ग्रुप्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, that means I am talking about up to isomorphism. मेरे कितने ग्रुप्स एग्जिस्ट कर सकते हैं. So suppose G मेरा कोई एक ग्रुप है such that order of G जो है वो 99 है. 99 मतलब 3 square into 11. So this is the prime decomposition that I have done. Now by Silo's first theorem, so I'm trying to extract as much information as I can about the group G. जब मुझे G के बारे में information निकलेगी तो मुझे पता चलेगा कि इस तरीके के कितने ग्रुप्स हैं. So by Silo's first theorem मुझे पता है 3 और 11 दो प्राइम्स हैं जो ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड कर रहे हैं. So that means Silo 3 सब ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे और साइलो 11 सब ग्रुप भी मेरा एग्जिस्ट करेगा. सो अगर साइलो 3 सब ग्रुप को मैंने P ले लिया, सो ऑर्डर ऑफ P जो है मैक्सिमम पावर ऑफ 3 विच इज 9, सो दैट इज ऑर्डर ऑफ P इज इक्वल टू 9. सिमिलरली अगर मैंने Q ले लिया साइलो 11 सब ग्रुप, तो ऑर्डर ऑफ Q विच इज मैक्सिमम पावर ऑफ 11 दैट इज डिवाइडिंग ऑर्डर ऑफ G विच इज 11 टू द पावर ऑफ 1, सो इट विल बी 11. सो ऑर्डर ऑफ Q वुड बी 11. नाउ I want to see कितने साइलो 3 सब ग्रुप और कितने साइलो 11 सब ग्रुप मेरे पॉसिबल हैं. ओके, सो साइलो 3 सब ग्रुप लेट अस सी N3 will be 1 plus 3k by Silo's third theorem such that N3 divides 11, right? So N3 divides 11. So this implies let us see N3 की क्या क्या possible values हो सकती हैं. Okay, so now when I take k is equal to 0, what will I get? Or rather there is another way to find out. N3 divides 11. Okay, 11 is a prime number, तो N3 या तो 1 हो सकता है या 11 हो सकता है, right? अब 1 तो possible है when I take k is equal to 0. Okay, but क्या N3 11 हो सकता है? अगर 11 लिखा मैंने, so that means 11 is equal to 1 plus 3k. क्या मेरे पास कोई ऐसा positive integer है k for which 1 plus 3k would be 11? No, this doesn't have a solution. So that means N3 जो है वो 1 ही हो सकता है. So this is not possible. Okay. So अगर N3 1 है, that means Silo 3 subgroup एक ही है. So that means that P unique है, right? और क्योंकि P unique है, so that means P जो है वो मेरा normal है G में. Okay. Similarly, let us see Silo 11 subgroup कितने exist कर सकते हैं. So by Silo's third theorem, N11 can be 1 plus 11k such that N11 divides, now 11 के अलावा there is 9, so N11 divides 9.
सो अगेन n11 क्या क्या हो सकता है? n11 of course it can be 1, okay, because when I take k is equal to 0 I get n11 1 and 1 divides 9. But if I take k is equal to 1, I will get n11 is equal to 12, which is greater than 9. So of course this is the only possible solution in this case that we can have. सिर्फ यही एक possible solution है इसका. So that means that साइलो 11 सब ग्रुप भी यूनिक है. सो दैट मीन्स Q जो है वो यूनिक है, राइट? एंड व्हेन आई से Q यूनिक है तो यानी Q भी मेरा नॉर्मल है G में. तो अब मुझे ये पता चल गया कि ये जो ग्रुप G है मेरा, इसमें मेरे साइलो 3 सब ग्रुप भी यूनिक आ रहा है और साइलो 11 सब ग्रुप भी मेरा यूनिक आ रहा है. ओके, अब नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा? जब मेरा साइलो P सब ग्रुप यानी 2 मेरे सब ग्रुप्स नॉर्मल आ गए हैं, जो मेरा ऑर्डर ऑफ P है दैट इज 9, ऑर्डर ऑफ Q है जो वो 11 है. दैट मीन्स दैट नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या है कि मेरे P एंड Q के जो एलिमेंट्स हैं, सो एलिमेंट्स ऑफ P एंड Q कम्यूट. ओके, इसका मतलब अगर मैं X एक एलिमेंट लूं P में, Y एक एलिमेंट लूं Q में, सो XY विल बी इक्वल टू YX फॉर एवरी X बिलोंगिंग टू P एंड फॉर एवरी Y बिलोंगिंग टू Q. ओके, सो बेसिकली ये जो स्टेप मैंने लिया है कि एलिमेंट्स ऑफ P एंड Q मेरे कम्यूट करेंगे, ये मैंने इसीलिए लिया है ताकि मैं कुछ इंफॉर्मेशन G के बारे में निकाल पाऊं. अगर मुझे ये पता चल जाए कि मेरा ये ग्रुप जो है ये डेफिनेटली मेरा अबेलियन ही होगा, तो मैं फाइनाइट अबेलियन ग्रुप्स निकाल के पता कर सकती हूँ कितने ग्रुप्स हैं, राइट? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप्स जो है वो मुझे बताता है कि अप टू आइसोमॉर्फिज्म मेरी कितने नंबर ऑफ ग्रुप्स होंगे एक पर्टिकुलर ऑर्डर के, राइट? सो बेसिकली अभी मेरा एजेंडा यही है कि मैं ये फाइंड आउट कर पाऊं क्या ये मेरा ग्रुप जो है वो मेरा नॉन अबेलियन हो सकता है या हमेशा ही अबेलियन होगा. क्योंकि अगर हमेशा अबेलियन है तो मैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप्स लगाकर आई कैन फाइंड आउट कि ऑर्डर 99 के अप टू आइसोमॉर्फिज्म कितने ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं. ओके, सो लेट्स सी क्या ये मेरे कम्यूट कर रहे हैं या नहीं कर रहे. फॉर दैट व्हाट आई विल डू इज आई विल कंसिडर x y x इनवर्स y इनवर्स. ठीक है, सो अगर मैं ये एलिमेंट कंसिडर करूं, बिकॉज नाउ मुझे पता है P भी मेरा G में नॉर्मल है और Q भी मेरा G में नॉर्मल है. ओके, तो एक बार मैंने इसको इस तरीके से कंसिडर किया x y x इनवर्स y इनवर्स. ठीक है, अब y मैंने कहाँ लिया है? Q में लिया है. ठीक है, x मेरा P में है एंड P इज अ सब ग्रुप ऑफ G, यानी x मेरा G में है और Q मेरा G में नॉर्मल है. ओके, सो व्हाट आई एम सेइंग इज y इज इन Q, x इज इन G और Q जो है वो मेरा G में नॉर्मल है. सो दैट मीन्स बाय डेफिनेशन आई हैव x y x इनवर्स बिलोंग्स टू Q. ओके, सो दैट मीन्स ये एलिमेंट मेरा Q में है. सो दैट मीन्स दैट दिस बिलोंग्स टू Q y इनवर्स. अब क्योंकि y मेरा Q में है तो y इनवर्स भी मेरा Q में होगा. सो दैट मीन्स Q y इनवर्स विल बी सेम एज Q. ओके, why? Because y इनवर्स बिलोंग्स टू Q. सो दैट मीन्स अभी मैंने ये दिखाया है x y x इनवर्स y इनवर्स मेरा Q में है. सिमिलरली अब मैं x y x इनवर्स y इनवर्स को कंसिडर करूंगी इस तरीके से x y x इनवर्स y इनवर्स. अब मैं P की नॉर्मेलिटी यूज करूंगी. ओके, सो नाउ आई नो कि x मेरा P में है तो x इनवर्स भी मेरा P में होगा, राइट? और y मेरा Q में है तो y मेरा G में होगा, राइट? और P मेरा नॉर्मल है G में. सो दैट मीन्स दैट y x इनवर्स y इनवर्स बिलोंग्स टू P. ओके, तो ये एलिमेंट मेरा P में है. सो दैट मीन्स दिस बिलोंग्स टू xp. अब x मेरा P में है तो xp विल बी सेम एज P. सो दैट मीन्स अब मैंने ये दिखाया है x y x इनवर्स y इनवर्स बिलोंग्स टू P. सो दैट मीन्स ये मेरा जो एलिमेंट है वो P में भी है और Q में भी है. दैट मीन्स ये इनके इंटरसेक्शन में है, राइट? इट इज कॉमन. अब इंटरसेक्शन, अब P जो है मेरा क्या है? इट इज साइलो 3 सब ग्रुप और Q जो है वो साइलो 11 सब ग्रुप है. तो इनके इंटरसेक्शन में सिर्फ आइडेंटिटी ही कॉमन हो सकती है. ओके, सो दैट मीन्स दैट x y x इनवर्स y इनवर्स इज इक्वल टू E. दैट मीन्स x y इज इक्वल्स टू y x. तो हमने अब ये दिखा दिया है कि P और Q के एलिमेंट्स जो हैं वो हमेशा कम्यूट कर रहे हैं. ओके, अब P नॉर्मल है G में, Q मेरा नॉर्मल है G में
और दोनों के इंटरसेक्शन में सिर्फ आइडेंटिटी है, सो दैट मीन्स दैट G जो है दैट इज इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q. ओके, नाउ बिकॉज G जो है वो इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है P और Q का, और P और Q अबेलियन है. ओके, सो दैट मीन्स दैट G इज अबेलियन. G मेरा अबेलियन है. अब क्योंकि G अबेलियन है तो आई नो दैट ऑर्डर G, कोई भी ग्रुप जिसका ऑर्डर 99 होगा वो मेरा अबेलियन है. ओके, so any group of order 99 would be abelian. So now I can apply fundamental theorem of finite abelian groups. ठीक है, so by fundamental theorem of finite abelian groups I know that G can be isomorphic to either Z99 or G can be isomorphic to Z3 external direct product Z3 external direct product Z11, or this can also, अब इसको हम कंबाइन भी कर सकते हैं क्योंकि 3 और 11 का GCD 1 है. सो दिस इज सेम एज राइटिंग Z3 एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट Z33. ओके, सो दैट मीन्स देर आर ओनली 2 groups up to isomorphism of order 99. One is Z99 and the other one is Z3 external direct product Z33, or you can also write it like this. So up to isomorphism there are only 2 groups of order 99. So you see हमने Sylow's theorem use करके we have found out so much about this group G. इस G के बारे में हमें कितनी सारी information मिल गई. I hope आपको ये lecture समझ में आया होगा. Thank you.